अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वाला नॉवल पसंद आ रहा है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। चलें जी नॉवल का आगाज़ करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। वहीदा ने सड़क पे गाड़ी डाली तो मासूमा बाहर के मनाजिर देखने लगी। वो बहुत खुश थी, आज फिर घूमने जा रही थी। अभी उसे बाहर के मनाजिर देखते 5 मिनट ही गुजरे थे कि मासूमा की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। आपसे एक बात पूछूं? मासूमा ने इजाज़त चाहिए। हाँ पूछो, वहीदान ने कहा। वो आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं हर वक्त? वैसे तो आप इतने प्यारे हैं, लेकिन गुस्सा करते ज़रा अच्छे नहीं लगते, मासूमा ने कहा। और उसे नहीं पता था कि उसकी कही बात सामने वाले के दिल में शोर बर्पा कर रही थी। वहीदान ने खुद के अंदर उठते शोर को दबाते एक घुसीली नज़र से मासूमा को देखा तो मासूमा सहम कर ज़रा पीछे को हुई थी। देखा, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते, मासूमा ने धीमी आवाज़ में कहा था। अपनी तरफ से तो उसने खुद को कहा, लेकिन वहीदान सुन चुका था। कुछ देर मासूमा यूं ही खामोश रही, लेकिन फिर से वहीदान को मुखातिब किया था। आपको पता है, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, मुझे बहुत मज़ा आता है। जब भी मैं मामू के घर आती हूँ तो हम सब घूमने जाते हैं। इस्लामाबाद तो पहली बार आई हूँ, मासूमा ने कहा। लेकिन वहीदान खामोश रहा तो मासूमा ने मुंह बनाते देखा। आपने मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मासूमा ने कहा तो वहीदान ने गहरा सांस लिया। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो तुम, वजदान ने कहा तो मासूमा खुश होती अपनी बातें बताने लगी। और आपको पता है, मुझे बस पिज़्ज़ा, पास्ता, रसमलाई, खीर, बर्गर, मैकरोनी और बिरयानी बहुत पसंद है, मासूमा ने बताया। और कुछ रह गया है? नहीं, मुझे कैसे पता कि तुम्हें ये सब पसंद है? वजदान ने पहली बात बुड़बुड़ाते कही जो मासूमा सुन न सकी थी। और दूसरी बात मासूमा से कही थी। हाँ, ये भी है, आप कौन सा पहले मुझसे मिले हैं? और आपको पता है, मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन-सा कलर पसंद है? कहीं व्हाइट तो नहीं? मासूमा ने अपना बताते वजदान से भी पूछ लिया। हाँ, व्हाइट ही पसंद है, वजदान ने न जाने क्यों लेकिन बता ही दिया था। तो मासूमा खुश ही हो गई कि उसने सही अंदाज़ा लगाया है। देखा, मुझे लगा था, क्योंकि ज़्यादा आप व्हाइट ही पहनते हैं। जिस दिन से हम यहाँ आए हैं और आपको पता है, मुझे और मासूमा अपनी बातें बताती गई और वजदान खामोशी से सुनता गया। कभी हाँ, कह देता, लेकिन वजदान को मासूमा का बोलना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वजदान और मासूमा पहुँचे तो आगे ही सारे मुरहिबा भी खड़े थे। मासूमा के चेहरे पे खुशी देखकर सारे मुरहिबा मुतमईन हुए थे, वरना वो कुछ डरे थे कि वजदान कुछ कहीं मासूमा को कोई कैसी किसी बात पे कह ना दे। आप ही आपको पता है, रास्ते में मुझे बहुत मज़ा आया, हमने बहुत बातें की, मासूमा ने खुशी के साथ कहा तो सारिम ने हैरान नज़रों से वजदान को देखा। वजदान ने एक नज़र मासूमा को देखा, हिबा ने भी मासूमा की बात पे ज़रा हैरत से ही देखा। उन्हें यकीन नहीं आया था कि वजदान और बातें। "पापी वो देखिए, वो क्या है? आप मेरे साथ आएँ, मुझे वो देखना है," मासूमा ने हिबा से कहा और साथ उसका हाथ थामते उधर हो गई। सारिम अभी भी शौक से वजदान को देख रहा था, बातें नहीं, सिर्फ़ उसकी फ़ज़ूल बातों पे सर हिला रहा था। "और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?" वजदान ने सख्त नज़रों से घूरते सारिम को देखा। "यार, मैंने कब कुछ कहा? मैं तो वैसे ही तुम्हें देख रहा था," सारिम ने कहा। वजदान की नज़रें मासूमा पर ही थी, पर वजदान ने सारिम को कोई जवाब नहीं दिया था। "यार, ये राकिब और अनीता क्यों नहीं आए अब तक?" सारिम ने मोबाइल को देखते कहा। "तो कॉल करके पूछ ले उसे," वजदान ने कहा तो सारिम सर हिलाता राकिब को कॉल करने लगा। राकिब और अनीता घर से निकले तो कुछ रास्ते पे आते ही उनकी गाड़ी झटके से रुक गई। राकिब ने कोशिश की, चल पड़े, पर नहीं चली। उफ, इसे क्या हो गया यार? राकिब ने खुद कलामी की थी। अब क्या होगा? हमें तो देर हो जाएगी। आप देखें ना गाड़ी को क्या हुआ है? अनीता ने अफसरदा होते कहा। देखता हूँ मैं, तुम गाड़ी में ही रहना, राकिब ने अनीता को कहते गाड़ी से बाहर निकला। उस रास्ते इस वक्त ट्रैफिक ज़रा कम था। राकिब जाकर गाड़ी चेक करने लगा तो एक छोटी-सी खराबी थी। राकिब शुक्र अदा करता वो ठीक करने लगा। तो अभी राकिब ठीक करते फिर से देखने लगा कि ठीक से हुआ या नहीं, तो अनीता भी बाहर आ गई। "क्या हुआ गाड़ी को?" अनीता ने बाहर आते राकिब से पूछा तो राकिब ने एक नज़र उसे देखते साथ उसकी नज़र कुछ फासले पे खड़े लड़कों पे पड़ी, जो अनीता को अपनी गंदी नज़रों से देख रहे थे, साथ उधर ही आ रहे थे। "अनीता, गाड़ी में जाकर बैठो," राकिब ने संजीदगी से कहा तो भी अनीता वहीं खड़ी रही। "क्यों? मैं तो यहीं खड़ी रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली," अनीता कहते साथ वहीं ढीठ बनकर खड़ी रही। उसे राकिब पे गुस्सा आया था, जिसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि उसे कह रहा था कि गाड़ी में जाओ। अनीता जो
कहा वो करो, प्लीज जाओ गाड़ी में बैठो, मैं अभी एक बार दोबारा देख कर आता हूँ। राकिब ने से इस दफा आराम से कहा था, लेकिन अनीता वहीं खड़ी थी। इतने में वो लड़के भी वहीं आ गए थे। ओए होए, क्या लड़की है यार। इनमें से एक लड़के ने अनीता के पास आते कहा तो राकिब की गुस्से से रगें तन गई थी। लेकिन अनीता वहां आस पास से बेनियाज खड़ी बस राकिब को घूरने में मसरूफ थी। हाँ, कह तो ठीक रहा है। दूसरे लड़के ने भी अनीता को गंदी नजरों से देखते कहा और साथ ही इन तीनों ने कहका लगाया। और राकिब की इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं थी। वो तेजी से तनी रगों से उन लड़कों की तरफ बढ़ा था। कमीने, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफ देखने की। राकिब ने गुस्से से कहते एक मुक्का सामने खड़े लड़के को मारा था। और उसके बाद दूसरे दो लड़के भी राकिब को मारने लगे, लेकिन राकिब फिर भी उन पे भारी था। अनीता परेशान और घबराई खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोड़ो, क्यों लड़ रही हो। इतने में वहां दो आदमी आते उन्हें छुड़ाने लगे तो राकिब पीछे हुआ। वो इन सब की अच्छी खासी दुर्गत बना चुका था, लेकिन दिल अभी भी कर रहा था कि इन लड़कों की जान ले ले। राकिब के हाथ पे चोट भी लग चुकी थी। छोटी सी खराश आई थी। घटिया इंसान, राकिब कहता फिर से आगे होता कि वो आदमी इनके दरमियान आया था। बेटा जाओ आप, वो बच्ची देखो कितनी घबराई हुई है। इस आदमी ने कहा तो राकिब ने मुड़कर अनीता को देखा जो घबराई परेशान सी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। राकिब ने उसका हाथ थामते गाड़ी में बैठाया और गाड़ी ड्राइव की। वो आदमी इन लड़कों को भी वहां से भगा चुके थे और वो डर भी गए थे राकिब से, क्योंकि एक होते भी वो तीनों पे भारी पड़ गया था। अभी कुछ फासले भी गए थे कि सारिम की कॉल आ गई तो राकिब ने गाड़ी की स्पीड स्लो करते सारिम की कॉल उठाई। यार पहुंचे नहीं तुम दोनों। सारिम ने पूछा। यार आते हैं, गाड़ी खराब हो गई थी, राकिब ने बताया। ओके ठीक है। सारिम ने कहते कॉल रखी तो राकिब अनीता की तरफ मतवजह हुआ। अब तुम रो क्यों रही हो। राकिब ने तप के अनीता से कहा, जो अब रोने लगी थी। मेरी वजह से हुआ ना। मैं अगर बाहर ना जाती तो आपकी लड़ाई ना होती और आपके हाथ पे चोट भी ना लगती। अनीता ने नम आवाज में कहते राकिब के हाथ की पुश्त देखते कहा तो राकिब का ध्यान गया। उसे इन लड़कों पे गुस्सा ही इतना आया था कि उसे चोट महसूस भी ना हुई थी। राकिब ने गाड़ी रोकते उसकी तरफ रुख मोड़ते देखा। अच्छा कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं, तुम अपना मूड खराब न करो। और वहां जाकर सारे वजदान जा इस बात का जिक्र हिबा से भी ना करना, अच्छा। राकिब ने अनीता को नरमी से कहा तो अनीता आंखों से आंसू साफ करने लगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप हाथ पर तो कुछ लगा लीजिए। अनीता ने राकिब का ध्यान हाथ की तरफ करवाया। अच्छा मैं लगा लूंगा और वहां जाकर एंजॉय करना, इस बारे में ना सोचना, ओके। राकिब ने कहा तो अनीता सर हिला गई और राकिब ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। राकिब के राकिब के लब धीरे से मुस्कुराए थे। अनीता को खुद की फिक्र करते देखकर अनीता भी खुद को पुरसकून करती बाहर देखने लगी थी, लेकिन फिर भी ध्यान राकिब के हाथ पे लगी चोट पे जा रहा था। कुछ देर बाद अनीता और राकिब भी सबके पास पहुंच गए थे और अब अनीता भी सब भुलाई घूम रही थी। वो सब इस वक्त एक पार्क में थे। भाई मुझे वो फेरी व्हील पे झूला लेना है, मासूमा ने सारिम को देखते कहा। इससे पहले सारिम कुछ बोलता कि वजदान बोल पड़ा। बिल्कुल नहीं, अगर गिर गई तो। चलो सब यहाँ से, वजदान ने कहा तो मासूमा ने मुंह बनाकर वजदान को देखा और फिर सारिम को। गुड़िया इस बात पे मैं भी वजदान के साथ हूँ, क्योंकि एक दफा तुम ले चुकी और उसके बाद फिर क्या हुआ था, 2 दिन डर कर बुखार चढ़ा रहा था। सारिम ने कहा तो मासूमा उदास हो गई। अच्छा छोड़ो, ऐसे इसे ऐसा करते हैं, शॉपिंग पर चलते हैं, क्या कहते हो साहब। राकिब ने मासूमा का ध्यान बटाया। जी मुझे वैसे भी शॉपिंग करनी थी, मैं तो सोच कर आई थी। अनीता ने कहा। हाँ तुम तो एक दफा मॉल घुस जाओ, तुम्हें तो निकालना मुश्किल हो जाता है। राकिब ने अनीता से कहा। आपके पैसे नहीं होते, अनीता ने जवाब दिया। सभी दोनों को लड़ता देख रहे थे। मेरे होते तुम्हें कभी इतनी शॉपिंग करने भी ना दूं, राकिब ने कहा। इससे पहले अनीता कुछ कहती वजदान बोल पड़ा। क्यों लड़ रहे हो दोनों, चलो अब चलें, वजदान ने कहा तो अनीता राकिब को घूरती मुंह दूसरी तरफ कर गई। राकिब भी खामोश ही हो गया था। हाँ ये ठीक है, फिर कहीं खाने भी जाएंगे, मासूमा ने खुश होते कहा तो वजदान के अलावा सब मुस्कुरा दिए। हाँ ठीक है गुड़िया अब चलो, सारिम ने कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी और फिर वहां से सब चल दिए। कुछ देर बाद सब गीगा मॉल पहुंच चुके थे और अब सब शॉपिंग कर रहे थे। वहां वजदान तो खामोशी से साइड पे खड़ा था और नजरें मासूमा पे थी। सारिम हिबा को शॉपिंग करवा रहा था और अनीता मासूमा के साथ थी और राकिब भी साइड पे खड़ा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़कियों की शॉपिंग थी। सारिम ये देखते इनमें से ज्यादा अच्छा कौन है। हिबा ने 2 ड्रेस सारिम को दिखाते कहा, जो एक ब्लैक कलर का और दूसरा ग्रीन कलर का था। हाँ दोनों ही अच्छे हैं, वैसे भी तुम पे तो मुझे सारे कलर अच्छे लगते हैं, सारिम ने मुस्कुरा के कहा तो हिबा भी मुस्कुरा दी। तो मैं अब कौन सा लूं ये तो बता दीजिए ना, हिबा ने कहा तो सारिम कुछ देर देखता रहा।
ये दोनों ही ले लो, अब मुझे तो दोनों ही तुम पे अच्छे लगेंगे। सारिम ने कहा तो हिबा मुस्कुराती सर हिला गई और सारिम हिबा दोबारा ड्रेस देखने लगे। मासूमा बताओ इनमें से मुझ पे कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा? अनीता ने मासूमा से कहा। वजदान ने किसी की कॉल सुन रहा था और राकिब उनके पास ही खड़ा था। आप ही दोनों ही अच्छे लगेंगे आप पे तो, मासूमा ने कहा। अनीता मुस्कुरा दी और अभी कुछ कहती कि जब राकिब बोल पड़ा, मासूमा गुड़िया तो तुम्हारा दिल रख रही है, वरना कभी चुड़ैलों पे भी कुछ अच्छा लगा है? राकिब ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहते साथ अनीता को आग लगा दी थी। कभी खुद को देखा है आपने? आप पे भी कभी कुछ अच्छा नहीं लगा, जो भी पहन ले उससे लगता है डायनासोर ने पहन लिया हो। अनीता ने भी जवाब देते राकिब को आग लगाई थी। इससे पहले राकिब फिर से कुछ कहता मासूमा बोल पड़ी थी। ओहो, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? आप दोनों जो भी पहन ले अच्छे लगते हैं, मासूमा ने कहा। तो दोनों जो एक दूसरे को घूर रहे थे मासूमा की बात पे मुस्कुरा दी और वजदान जो मासूमा की आखिरी बात सुन चुका था, न जाने क्यों राकिब के लिए ये कहना उसे अच्छा नहीं लगा था। राकिब और सारिम को अपने लिए घड़ी लेनी थी, इसलिए अब वो देख रहे थे। सारिम हिबा से पूछ रहा था और राकिब खुद देख रहा था। वजदान जो खामोशी से खड़ा था, मासूमा उसे कुछ पल देखती रही, फिर उससे मुखातिब हुई। आप ही ले लीजिए ना, आप क्यों नहीं ले रहे? मासूमा ने वजदान से कहा। तो वजदान ने एक नज़र उसे देखा। मुझे कुछ नहीं लेना, वजदान ने कहा। तो मासूमा खामोशी से उसे देखते घड़ियां देखने लगी। राकिब, सारिम, हिबा और अनीता ने खामोशी से उसे देखा। कुछ देर बाद मासूमा को एक ब्लैक रोलेक्स घड़ी पसंद आई, तो वो उठाती वजदान के पास आई। इन चारों की तवज्जो उसकी तरफ ही थी। मासूमा ने वजदान का हाथ थामते वजदान को घड़ी पहनाने लगी। वजदान का तो सांस ही रुक गया हो, जैसे उसके हाथों की नरमाहट अपने हाथ पे और अपनी कलाई पे महसूस करते। बाकी सब भी सांस रोक के देख रहे थे। उन्हें लग रहा था अभी वजदान डांटेगा, पर नहीं, वो तो खामोश था। मासूमा ने घड़ी पहनाते हाथ पीछे किया और अपनी हरकत पे खिल उठी। वजदान को देखा। आपके हाथ पे बहुत अच्छी लग रही है, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा। वजदान ने खामोश नजर मासूमा पर डाली और गहरा सांस लेते इन चारों को देखा, जो उसे ही कुछ हैरान नजरों से देख रहे थे। तुम सब जल्दी करो, मुझे घूरना बंद करो, वजदान ने दांत पीसते कहा। तो वह जल्दी जल्दी लेने लगी। कुछ देर बाद सब वहां से निकले तो मासूमा जल्दी से वजदान के साथ हो गई। पीछे वो चारों आ रहे थे जब अनीता बोली, ये वजदान भाई ही है ना? अनीता ने सकते में जाते कहा। हाँ, मुझे भी उसकी कोई रूह लग रही है। राकिब ने भी वजदान की पुश्त को घूरते कहा। खामोश रहो, वरना अगर वजदान ने सुन लिया तो खैर नहीं, सारिम ने दोनों से कहा। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, हिबा ने भी कहा। तो सारिम ने भी तायद की। हेलो मिस्टर वजदान, कैसे हो? वजदान जो मासूमा के साथ खामोशी से चल रहा था कि कोई बिजनेस पार्टनर के बोलने पे रुका और सलाम दुआ करने लगा। मासूमा भी रुक गई और वो चारों भी। वजदान, क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? इस बिजनेस पार्टनर ने मासूमा की तरफ देखते कहा। नहीं, ये मेरी सिस्टर नहीं है, वजदान ने कहा। और वजदान का इतना कहना था मासूमा की आंखों में पानी आ गया। ओ, ओके, चलो हम फिर मिलेंगे, वो बिजनेस पार्टनर कहता वहां से चला गया और वजदान भी सर हिला गया और वहीं खड़ा हो गया। वो चारों जल्दी से मासूमा के पास आए और उसकी आंखों में पानी देखते परेशान ही हो गए। अभी तो वो खुश थी और अब रो रही थी। क्या हुआ गुड़िया? राकिब ने पूछा। भाई, आपके कजन को इस शख्स ने पूछा कि मैं उनकी बहन हूँ, तो आपके कजन ने कहा कि नहीं हूँ मैं उनकी बहन, मासूमा ने नर्म आवाज में कहा। तो सारे में राकिब ने दूसरे को देखते वजदान को देखा, जिसने मासूमा की बात पे आंखें घुमाई थी। हिबा और अनीता जल्दी से उसे अपने साथ लगा गई। देखो गुड़िया, अब तुम उनकी सगी बहन तो नहीं हो ना, इसलिए भाई ने ऐसा कहा है, हिबा ने कहा। लेकिन सारिम भाई और राकिब भाई की भी तो नहीं हूँ, लेकिन वो तो मुझे बहन ही कहते हैं, मासूमा ने कहा। तो मासूमा, तुम भाई से पहली बार मिली हो ना, इसलिए, अनीता ने बहाना घड़ा। तो मासूमा कुछ सोच कर सर हिला गई। हाँ, ये तो है, मासूमा ने कहा। अच्छा चलो, अब अगर तुम सबकी बातें खत्म हो चुकी हैं तो, वजदान ने इनसे कहा। तो सारिम सर हिला गया। ओके चलो, सारिम ने सारिम ने कहा। तो सब मॉल से निकले और कुछ देर बाद होटल पहुंचे। कुछ देर बाद वो फाइव स्टार होटल पहुंच गए तो सब बैठ गए थे। हिबा, सारिम एक तरफ, सामने वजदान और मासूमा के साथ अनीता, और सारिम के साथ और अनीता के सामने राकिब बैठा था। और एक वेटर आता इनसे ऑर्डर पूछने लगा। सबसे पहले मासूमा बोली थी, मेरे लिए एक पिज्जा, पास्ता, सैंडविच और रोस्ट ले आओ। मासूमा ने अपना ऑर्डर बताया तो सबने हैरान होते से देखा। आप सब भी ऑर्डर दे दीजिए ना, मासूमा ने सबसे कहा जो उसे ही देख रहे थे। मासूमा ने, क्या तुमने सबका ऑर्डर नहीं किया? मुझे तो लगा सबका कर दिया है, अनीता ने कहा। आप ही, मैं आप सबका क्यों करूंगी, ये तो सिर्फ मेरा ऑर्डर है, मासूमा ने कहा। तो सब अपनी हंसी दबा गए। किसी दिन खा खा के गुब्बारा बन जाएगी, वजदान धीरे से बुड़बुड़ाया था, जो कोई भी ना सुन सका था। अच्छा, मेरा
अच्छा मेरा लिखें। राकिब ने वेटर से कहा तो वो लिखने लगा। सब ने अपना लिखवा दिया। कुछ देर बाद सबका आ गया तो खाने लगे। जब सबने खा लिया तो मासूमा बोल पड़ी, भाई मेरा जो खाना बच गया है वो पैक करवा दे, मैं घर जाकर अगर भूख लगेगी तो खा लूंगी। मासूमा ने राकिब को देखते कहा, ओके गुड़िया, करवा देता हूँ। राकिब ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा भी मुस्कुरा दी। सच में ये लड़की गुब्बारे को भी पीछे छोड़ेगी, वहीदान ने दिल में सोचा। एक मध्यम से मुस्कुराहट ने होठों को छुआ था और इसी पल वो मुस्कुराहट गायब हुई थी और खाना पैक करवाते सब घर को रवाना हुए थे। पहुंचते हुए इन्हें रात हो गई थी। अब सबसे ज्यादा मासूमा थक गई थी। सब लॉन्च में ही आकर बैठ गए थे। आप ही, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ कमरे में, और मेरा खाना फ्रिज में रख दीजिएगा, अगर रात को मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। मासूमा ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। वजदान नफी में सर हिला के रह गया। ठीक है गुड़िया, और मैं भी जाऊं? हिबा ने कहा। भाई मैं भी थक गई हूँ, मैं भी कमरे में जा रही हूँ, अनीता कहती उठ खड़ी हुई तो मासूमा और हिबा भी उठ खड़ी हुई। तीनों अपने कमरे में चली गई तो वहीदान ने थारे में राकिब को देखा कि नजर राकिब के हाथ की पुश्त पे गई। राकिब तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? वहीदान ने राकिब के हाथ की तरफ देखते हुए कहा। सारिब ने भी देखा। वो कुछ नहीं, बस गिरने लगा था तो खुद को बचाने के लिए हाथ कहीं लग गया। राकिब ने बहाना बनाया, वो बताना नहीं चाहता था। अच्छा उस पे कुछ लगाओ, वजदान ने कहा। हाँ लगाता हूँ, राकिब कहता उठ खड़ा हुआ तो सारिम भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा और वजदान अपनी एक नजर मासूमा को देखते अपने कमरे में दाखिल हुआ। एक नजर हाथ पे गई जहां अभी भी कलाई पे मासूमा की पहनाई घड़ी बंधी हुई थी। फिर नजर सामने लगी तस्वीर पे गई। कुछ देर खड़ा देखता रहा, फिर फ्रेश होने बाथरूम की तरफ बढ़ गया और आकर बेड पे लेट गया। कैफ बेड पे सोने के लिए लेटा था और हमेशा की तरह आज भी अंबर की यादों में खोया था। एक याद ने उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखेरी थी, पर आसूदा सी मुस्कुराहट। जब अंबर जो उनके घर आई थी और लाउंज में बैठी कुछ खाने में मसरूफ थी, वो येलो कलर के सादे से फ्रॉक में दो चोटियां किए, दोनों तरफ से आगे किए, गले में दुपट्टे को फैला कर लिया हुआ था, प्यारी लग रही थी। आसफा बेगम उसके लिए किचन में मुलाजमा को उसके लिए कुछ बनाने का कहने लग गई थी। बिलाल साहब घर नहीं थे और कैफ का बड़ा भाई भी नहीं था। कैफ जो भी घर आया था और लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने अंबर को बैठा देख दिल एकदम खुश हुआ था। उसे प्यारी भी लग रही थी। तुम यहाँ खाने के लिए आती हो? कैफ ने अंबर को जानबूझकर कहा तो अंबर ने कैफ को देखा था। तो आपका नहीं खाती, आंटी देती है मुझे खाने को, अंबर ने कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। हाँ भाई खा लो, पर बंदा दूसरे को भी पूछ लेता है खाने को, लेकिन तुम तो खुद खाने को लगी हो और मुझ गरीब से पूछा तक नहीं, कैफ ने दुहाई दी थी। तो आप खुद जाकर खा लें, ये आपका घर है, मेरा नहीं, अंबर ने जवाब दिया तो कैफ ने हैरत से देखा। अच्छा इसीलिए यहाँ आकर खाने लगती हो? कैफ ने कहा। अभी अंबर कुछ कहती जब आसफा बेगम वहां आ गई थी। कैफ बेटा जाओ फ्रेश हो आओ, फिर खाना खाएं, तुम्हारे बाबा और भाई तो शाम को आएंगे, आसफा बेगम ने कहा तो कैफ खड़ा होता जाने लगा कि अंबर की आवाज पे रुका। आंटी भाई ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ खाने खाने आती हूँ और ये भी कहा है कि मैं उनके घर ना आया करूँ, अंबर ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा तो कैफ ने हैरत से अंबर को देखा। आसफा बेगम की पुश्त कैफ की तरफ थी। मैं तो चाहता हूँ हमेशा के लिए ये लड़की यहाँ आ जाए, और ये उसे कह रही है, कैफ ने दिल में सोचा। और ये ऐसे कह रही है, कैफ ने दिल में सोचा। कैफ ये क्या बात, तुमने अंबर को ऐसे क्यों कहा? आसफा बेगम ने रुख कैफ की तरफ करते कहा तो कैफ ने उन्हें देखा। आसफा बेगम के पीछे खड़ी अंबर ने मुंह चढ़ाया तो कैफ को उसकी हरकत पे हंसी तो बहुत आई, लेकिन जब्त कर गया और उसकी शरारत भी समझ चुका था। मामा मैंने तो नहीं कहा इसे कुछ, कैफ ने कहा तो आसफा बेगम ने कैफ को घूरा। कैफ खबरदार जो अंबर को कुछ कहा तो, आसफा बेगम ने कहा तो कैफ सर हिला गया, क्योंकि कैफ जानता था कि आसफा बेगम ने कभी भी अंबर के खिलाफ नहीं जाना, और कैफ को आसिफा बेगम के चेहरे पे छाई मध्यम सी मुस्कुराहट से ये भी मालूम हो गया था कि आसफा बेगम को पता है अंबर जानबूझकर ऐसा कर रही है। कैफ ने एक नजर अंबर को फिर से देखा जो अब बड़ी खुश नजर आ रही थी। कैफ यादों की दुनिया से बाहर निकलता गहरा सांस खाज करता सोने की कोशिश करने लगा था। इस वक्त डेवल के अड्डे पे बॉस के आदमी अपना काम पूरा करते बाहर निकले थे और किसी को खबर ना हुई थी, लेकिन कुछ पल बाद डेवल के आदमी को पता चल चुका था और वो डेवल से डर रहे थे कि वो क्या करेगा। जो डेवल के आदमी को पता तो ना चला था कि वो क्या करके गए हैं, बस इतना पता चला था कि वो कुछ गड़बड़ करके गए हैं। बोलो क्या खबर है, सब कुछ ठीक चल रहा है? डेवल ने अपने सामने खड़े अपने आदमी से कहा जो घबराया वो लग रहा था। सर हमें लग रहा है कि बॉस के आदमी हमारे पीछे पड़ गए हैं, उनका साथी कल हमारे अड्डे के करीब देखा गया है। डेवल के मुलाजिम ने कहा तो डेवल गुस्से से सीधा होकर बैठा था। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ऐसा कुछ है और अगर बॉस के आदमियों ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम सबकी जानें ले लूंगा, समझे? निकलो यहाँ से अब।
डेविल ने गुस्से से भड़कते हुए कहा तो उसका आदमी डरता कमरे से निकला था। अगर बॉस ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, डेविल गुस्से में खुद से ही कहने लगा था। शाम के 4 बज रहे थे और मासूमा राकिब एक सोफे पे बैठे लेस खा रहे थे। एक खाली पैकेट जमीन पे पड़ा हुआ था, एक एक हाथ में थामा हुआ था। राकिब साथ मोबाइल पे लगा हुआ था और मासूमा साथ एलसीडी पे कार्टून देख रही थी। हिबा और सारिम तो गार्डन में बैठे हुए थे और अनीता अभी गई थी अपने कमरे में। मासूमा जो खाना लेकर साथ आई थी वो खा चुकी थी। भाई जो आप फ्रेंच फ्राइज लेकर आए हैं वो खा लें हम। मासूमा ने लेस का खाली पैकेट साइड पे रखते हुए कहा, हाँ गुड़िया मैं लेकर आता हूँ, किचन में रख के आया था, राकिब ने कहते साथ खड़ा होता किचन से फ्रेंच फ्राइज और केचप ले आया। दोनों ने फ्रेंच फ्राइज केचप के साथ खाने लगे और साथ साथ राकिब मोबाइल और मासूमा बड़े ध्यान से एलसीडी पे बारबी देख रही थी। कि केचप खत्म हुई तो मासूमा केचप उठाती उसमें से निकालने लगी। राकिब तो अपने ध्यान ही बैठा था। वजदान घर आया तो पहले गार्डन में उसे सारिम और हिबा दिखाई दिए। सारिम जरा सा उसे मुस्कुराकर देख कर मुस्कुराया तो वजदान जरा सा सर हिलाता अंदर को बढ़ा और जैसे ही अपने लॉन्च में दाखिल हुआ उसे लगा वो किसी और घर में आ गया हो। वजदान के घर में इतना गंद हो ही नहीं सकता था। नीचे पड़े हुए लेस के खाली पैकेट, फ्रेंच फ्राइज या सोफे पे इन दोनों के दरमियान पड़ी हुई थी, साथ केचप। सामने ही रिलैक्स अंदाज में मासूमा और राकिब को बैठा देखकर गुस्से से इन दोनों की जानिब बढ़ा था और इन दोनों के सामने जा खड़ा हुआ था। राकिब की जैसे ही नजर वजदान पे पड़ी हड़बड़ाता हुआ सीधा हुआ था, पर मासूमा आराम से ही बैठी केचप निकालने की कोशिश कर रही थी कि वजदान की बात पे हड़बड़ाती उठ खड़ी हुई और केचप दबी थी और सीधी वजदान की सफेद शर्ट और चेहरे पे गिरी थी, जिससे वजदान को और गुस्सा आया था। एक नजर खुद की शर्ट देखते चेहरे पे लगी केचप हाथ से साफ की थी। ये क्या हरकत है, तमीज नहीं कुछ खाने की, वजदान ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा था। अनीता जो सीढ़ियों पे थी जल्दी से नीचे आई थी। मासूमा को डरा सहमा और राकिब को खामोश खड़ा देखकर और लॉन्च का हाशर देखकर उसे पता चल चुका था कि वजदान गुस्से में क्यों है। सारिम और हिबा भी वजदान की ऊंची आवाज सुनते जल्दी से अंदर आए थे और अंदर का मंजर से उन्हें भी वजदान के गुस्से का पता चल चुका था। मासूमा की आंखों में नमी आ चुकी थी, ऐसा लग रहा था अभी ऊंचा ऊंचा रो देगी। बोलो ये सब क्या है, कभी खाया नहीं है क्या, और ये कौन सा तरीका है केचप निकालने का, वजदान ने गुस्से में कहा। अगर वो छोटी बच्ची लगती है तो तुम सबको तो राकिब तुम बच्चे हो क्या, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या जो यूं खा पी कर फेंक दिया, वजदान ने राकिब को घूरते कहा। मासूमा डर कर उछली और साथ ही हाथ में पकड़ा केचप दबा था और सीधा मासूमा के पूरे मुंह पे गया था और मासूमा के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वजदान की जैसे ही नजर मासूमा पे गई तो 2 पल मासूमा का चेहरा देखता रहा जो पूरा केचप से भरा था और मासूमा काफी फनी लग रही थी। और एकदम हॉल में वजदान का कहका गूंजा था। सब सकते के आलम में वजदान को देख रहे थे। मासूमा ने भी नजरें उठाकर वजदान को देखा था। एकदम से वजदान को एहसास हुआ था वो चारों उसे ही देख रहे हैं, तो फिर से पल में पहले ही की तरह संजीदा हुआ था। सारे में राकिब, हिबा और अनीता सोच रहे थे न जाने कितने अरसे बाद वजदान यूं हंसा था। आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, मासूमा ने वजदान से कहा। उसे लगा था वजदान का गुस्सा खत्म हो चुका है इसलिए ही हंसा है। तुम दोनों जल्दी से सफाई करो, वजदान ने मासूमा की बात को इग्नोर करते कहा। तो मासूमा को सफाई का सुनते फिर से आंखें भर आई। ठीक है मैं कर देता हूँ मासूमा, तुम रहने दो। राकिब जल्दी मान इसलिए गया, इनकार करता तो कहीं वजदान और कुछ ही ना कह देता। क्यों नहीं करे, तुम भी करो, जल्दी करो, सिर्फ 3 मिनट है तुम दोनों के पास, जल्दी करो वरना मैं पूरा घर तुम दोनों से साफ करवाऊंगा, वजदान ने सख्त लहजे में कहा। पर मुझे सफाई नहीं करनी आती, मासूमा ने नम आवाज में कहा। तो वजदान को उसकी नम आवाज सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर अपने दिल की आवाज को पसे पुष्ट डाला था। हिबा, सारिम और अनीता खामोश ही खड़े थे। पता था वरना इन तीनों से भी लड़ पड़ना था। वजदान को गंदगी से सबसे ज्यादा नफरत थी। वो सब बर्दाश्त कर सकता था लेकिन गंदगी नहीं। जल्दी करो हो जाएगी, वजदान ने कहा। तो राकिब जल्दी से नीचे से उठाने लगा। मासूमा ने भी एक रैपर उठाया और दोबारा खड़ी हुई के साइड पे पड़ा शोपीस मासूमा के बाजू लगने से जमीन बोस हुआ था। मासूमा ने डर के वजदान को देखा था, आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। उसे लगा अभी वजदान उसे डांटेगा। बाकी सब भी अब वजदान को देख रहे थे। सच्ची मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मासूमा ने रोते हुए कहा। तो वजदान गहरा सांस लेकर रह गया। इससे अच्छा मैं इस लड़की से ना ही सफाई करवाता, वजदान ने दिल में सोचा। अच्छा रहने तो मैं करवा लेता हूँ, वजदान ने अब की बार मासूमा के आंसू देखते नरमी से कहा। वजदान के कहने पे राकिब ने भी शुक्र का सांस अभी लेते बैठने ही लगा था कि वजदान ने उसे मुखातिब किया। राकिब ये सारे रैपर तुम उठाओ, समझे तुम्हें तुम्ही ने नहीं कहा कि रहने दो सिर्फ
मासूमा तुम्हें नहीं कहा कि रहने दो, सिर्फ मासूमा से कहा है। वहीदान की बात पे सारिम और राकिब को तो अच्छा खासा झटका लगा था। मतलब ये अनायत सिर्फ मासूमा के लिए थी। राकिब मुंह बनाता उठाने लगा तो वहीदान ने मुलाजिम से टूटा हुआ शो पीस उठाने का कहता फिर से मासूमा की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अब हिबा के साथ लगी खड़ी थी। और तुम मासूमा, क्या अब ये कार्टून बने रहने का कोई इरादा है? जाओ मुंह हाथ धो धो कर आओ। जब वजदान ने कहा तो मासूमा जल्दी से ऊपर भागी कि वजदान की पुकार पे रुकी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते या उतरते देखा तो मुझसे भलाई की उम्मीद ना रखना, वजदान ने सख्त लहजे में कहा। तो मासूमा ने रोनी सूरत बना के वजदान को देखा और सर हिलाया और आराम से ऊपर को बढ़ी। तो वजदान भी उसके पीछे अपने कमरे में चल दिया। जाओ हिबा, मासूमा कहीं रो ना रही हो, सारिम ने हिबा से कहा। तो हिबा सर हिलाती ऊपर बढ़ी तो उसके पीछे अनीता भी। सारिम ने राकिब को देखा जो अब नीचे से उठाए हुए सब रैपर्स मुलाजिम को दे रहा था। शुक्र है जल्लाद से जल्दी बच गया। राकिब ने सोफे पर रिलैक्स होकर बैठते हुए कहा, यार मासूमा तो बच्ची है, लेकिन तुम क्यों उसके साथ बच्चा बन गया था? तुझे पता भी है वजदान को सख्त नापसंद है गंदगी। सारिम ने कहा, मुझे क्या पता था यार वो जल्लाद इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं खुद तो करता ही ना और मासूमा को भी ना करने देता। राकिब ने कहा तो सारिम ने फिर घूरते हुए नफी में सर हिलाया। यार कभी सुधर भी जाया कर, सारिम ने कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। मैं तो हमेशा ही ऐसा रहने वाला हूँ, राकिब ने कहा तो सारिम हंस दिया तो राकिब भी हंस दिया। हिबा और अनीता कमरे में आई तो मासूमा को देखा जो बेड पे बैठी रोने में मसरूफ थी। दोनों उसे के दाएं और बाएं जानिब जा बैठी। आप ही आज आपके भाई ने फिर मुझे डांटा और काम भी करवाया। मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है, मासूमा ने रोते हुए कहा। मेरी जान, देखो तुम्हारा और राकिब का भी तो कसूर है ना। हम यहाँ मेहमान हैं तो क्या हमारे घर आकर कोई गंदगी फैलाए तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं ना, हिबा ने कहा। तो मासूमा ने नफी में सर हिलाया। हाँ तो फिर भाई कैसे ना कुछ कहते, इन्हें गंदगी से बहुत नफरत है। अभी तक तुमने देखा कि कोई गंदगी वजदान भाई के घर फैली हो? हिबा ने कहा, नहीं आपी, लेकिन उन्होंने मुझसे काम भी करवाया है, मासूमा ने कहा। तो तुमसे अकेली से तो नहीं करवाया ना यार, राकिब से भी करवाया था। और देखो जब तुमसे वो शो पीस टूटा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे वो तुमसे गलती से टूट गया था। लेकिन जो तुम दोनों ने जानबूझ कर किया था सिर्फ उस पे ही डांटा है, हिबा ने समझाया। हाँ ये तो अब मैं उसे नहीं करूँ, हाँ ये तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मासूमा ने कुछ देर सोचते अपनी गलती तस्लीम करते कहा। तो हिबा और अनीता ने शुक्र का साथ लिया। चलो अब मुंह हाथ धो के आओ, वजदान भाई ठीक कह रहे थे कि कार्टून बने रहने का इरादा है, अनीता ने मासूमा से कहा। तो मासूमा खड़ी हो गई कि अनीता फिर बोली, लेकिन इससे पहले एक पिक तो लेने दो, अनीता ने कहा। तो मासूमा मुंह बना गई तो दोनों हंस दी और अनीता ने एक पिक ले ली तो मासूमा फ्रेश होने चल दी। पागल, कितनी छोटी सी बात पर रोने लगती है, हिबा ने कहा। हाँ और मान भी जल्दी जाती है, अनीता ने कहा। तो हिबा मुस्कुराती सर हिला गई। कुछ देर बाद मासूमा भी फ्रेश होती इनसे बातें करने लगी। वहीदान ने कमरे में आते सबसे पहले अपनी केचप से भरी शर्ट उतारी थी और फ्रेश होने चल दिया था। फ्रेश होते बाहर आया और आकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। सोचें सिर्फ मासूमा पे थी। क्यों उसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता? क्यों मैं उसके सामने नरम पड़ जाता हूँ? क्यों मेरे हवासों पे छाने लगी है? हाँ अब मैं जितना हो सका उससे दूर रहूंगा, वरना ये पागल लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। वैदान खुद से ही सब सोच रहा था। अब वो खुद की यही बात पे कितना सच्चा हो ये तो वक्त नहीं बताना था। अभी वैदान ये सब सोच ही रहा था कि मोबाइल रिंग हुआ, जहाँ कैफ की कॉल कॉल आ रही थी। तो उठाते सुनने लगा, क्या हो रहा है यार? कैफ ने सलाम दुआ के बाद कहा, कुछ नहीं यार, अभी ऑफिस से आया था, अब रेस्ट कर रहा हूँ, वजदान ने कहा। तो कैफ ओके कहता उससे बातें करने लगा। सारिम ने हिबा के कमरे में जाते देखा तो हिबा ईशा की नमाज अदा कर रही थी। सारिम उसे मुस्कुरा के देखता, जाकर बेड पे टेक लगा के बैठता हिबा को देखने लगा। कुछ देर बाद हिबा नमाज पढ़ती, दुआ मांगती, जाए नमाज रखती सारिम के पास आई तो सारिम ने हाथ बढ़ाते उसे अपने ऊपर गिराया। तो हिबा की धड़कनें तेज हुई, चेहरे पे शर्म हया के रंग छाए। सारिम ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू बांधा। क्या दुआ मांग रही थी? सारिम ने हिबा के गुलाबी चेहरे को गहरी नजरों से देखते पूछा। कुछ नहीं, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी जिसने सब कुछ दिया और अब आप जैसा इतना प्यार करने वाला शौहर दिया, हिबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। तो सारिम को अपने दिल में सुकून सा महसूस हुआ। हिबा के सर पे हाथ रखते, खुद पे झुकाते हिबा के माथे को अपने होंठों से छुआ तो हिबा पलकें बंद कर गई। सारिम ने पीछे होते उसके चेहरे पे छाए रंगों को देखते धीरे से मुस्कुराया और उसे यूं ही लेटे बेड पे लेटाते खुद उस पे झुका तो हिबा की
बढ़ती धड़कनें और तेज हुई थी। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। जैसे मैंने चाहा वो मुझे हमेशा के लिए मिल गई। सारिम ने कहते हिबा की गालों को छुआ तो लाल हुए थे। सारिम ने पीछे होते हिबा के बंद पलकों को देखते उन्हें छुआ। हिबा के नाक को होंठ हिबा के नाक पे होंठ रखते हिबा के होंठों पे झुका। कुछ पल यूं ही मायने खेज खामोशी के गुजरे थे। हिबा ने धड़कते दिल के साथ सारिम के कंधे को थामा। कुछ पलों बाद सारिम ने पीछे होते हिबा के चेहरे पे शर्मो हया से छाए रंग देखे मुस्कुरा दिया और उसे अपने हिसार में लेकर लेटता उसका सर अपने सीने पे रखा तो हिबा के होंठों पे शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। काफी देर वो बातें करते रहे। जब हिबा सो गई तो सारिम उसका सर तकिए पे रखता माथे को नरमी से छूते कमरे से बाहर निकला था। रात का तीसरा पहर जंगल में हर तरफ खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था और बोस और उसके दो साथी अली और बीआर उसके साथ आए थे। उन्हें मालूम हुआ था कि डेवल यहाँ आया है। इस जंगल में डेवल का एक छोटा सा घर और नीचे तय खाना बना हुआ था। बोस के हाथ में खंजर मौजूद था। वो ऐसे ही मारता और अली और बीआर के हाथों में गन थी। वो आराम आराम से कदम आगे बढ़ा रहे थे ताकि डेविल के आदमी को शक ना हो। वो इस घर के करीब बढ़े तो एक शख्स ने देखा और साथ उन पे हमला किया। डेविल के आदमी ने गोली चलाई तो बॉस जल्दी से साइड पे हुआ था। गोली बॉस के कंधे को छू छू गई थी लेकिन बॉस ने फुर्ती से उस शख्स के हाथ में खंजर दे मारा और वो अपना हाथ लेकर नीचे बैठता गया। इन तीनों को अंदाजा हो चुका था उस शख्स के अलावा वहाँ कोई नहीं है, वरना कोई और भी आता। वहाँ वो तीनों उसके सर पे जा खड़े हुए। बॉस ने नीचे झुकते उसके सर के बालों से पकड़ते खड़ा किया था। स्पाट आंखों में खून उतरा था। बोल डेविल कहाँ है? बॉस ने डेविल के आदमी से अपनी गंभीर आवाज में कहा तो वो शख्स डर गया था। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। मुझे नहीं पता, डेविल के आदमी ने कहा। अच्छा, डेविल का आदमी होकर नहीं पता? बॉस ने गुस्से से कहते साथ खंजर उसके गाल पे मारा था। वो शख्स तकलीफ से चिल्ला उठा था। अली और बीआर ने बॉस को देखा जो कुछ इनसे ज्यादा बेरहम था। छोड़ो मुझे, मुझे कुछ नहीं पता डेविल कहाँ है। वो शख्स फिर से कहने लगा, अगर तुझे नहीं पता तो तू हमारे किसी काम का नहीं है। बॉस ने कहते एक खंजर उसके बाजू पे मारा और उसे छोड़ते बीआर को इशारा किया। बीआर उसके करीब आया और उस शख्स के सर में एक गोली चलाई और वो वहीं अपनी आखिरी सांसें लेता खत्म हुआ था। उन उन जैसे घटिया इंसानों की जरूरत भी नहीं है, अली ने कहा तो बीआर सर हिला गया। बहुत खामोशी से आगे बढ़ता गया। तीनों गाड़ी में बैठते अपने डार्क रूम में आए जहाँ डीके पहले से ही बैठा हुआ था। क्या हुआ, पता चला कुछ डेविल के बारे में? डीके ने पूछा। नहीं, उसके आदमी इतनी जल्दी बताने वालों में नहीं है, अली ने कहा तो डीके सर हिला गया और बॉस को देखा जिसका बाजू खून से भरा था। क्या हुआ, डीके ने बॉस से पूछा। उस शख्स ने गोली चला दी थी तो वो लग गई, बीआर ने कहा। ज्यादा तो नहीं लगी, देखो दिखाओ मुझे, डीके ने बॉस से कहते उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। नहीं, गोली बच छूकर गुजरी है, बॉस ने कहा। अच्छा दिखाओ तो सही, डीके ने कहा तो बॉस ने अपनी शर्ट उतारी तो डीके जख्म पे मरहम लगाने लगा। फिर काफी देर बैठे अपने आगे के प्लान बनाते रहे। सारिम सुबह सुबह ही हिबा को साथ लेता कुछ देर के लिए छत पे चला गया था। वैदान भी आज घर ही था और मासूमा भी सो रही थी। राकिब फ्रेश होता कमरे से निकला था कि अनीता भी नीचे आ गई और सामने राकिब को देखती खामोशी से आकर लाउंज में बैठ गई। राकिब भी उसके सामने वाले सोफे पे बैठता अनीता को देखने लगा। 2 मिनट यूं ही खामोशी रही तो आखिरकार राकिब इस खामोशी से तंग आता खुद ही बोल पड़ा, आज चुड़ैल चुप करके कैसे बैठी है? राकिब ने अनीता की तरफ देखते तंजिया कहा तो अनीता ने घूर के राकिब को देखा। लगता है जिनको इज्जत रास नहीं आ रही, अनीता ने भी तंजिया कहा। हाँ, शुक्र है चुड़ैल बोल पड़ी, वरना मुझे लगा कि शायद चुड़ैलों की सरदानी जुबान कहीं उधार दे आई हो। राकिब ने हंसते हुए कहा तो अनीता ने घूर के देखा। अच्छा छोड़ो, जाओ मेरे लिए एक कप पानी का गिलास ला दो। राकिब ने अनीता को देखते हुए कहा। क्यों, मैं आपकी मुलाजिम नहीं हूँ जो आपको पानी ला कर दूं? हाँ ला देती अगर आप मुझे सुबह सुबह चुड़ैल ना कहते तो। अनीता ने राकिब को देखते कहा। हाँ वैसे इस वक्त हुलिया तो तुम्हारा मुलाजमों वाला ही है, राकिब ने अनीता को देखते कहा जो इस वक्त कल वाले ड्रेस में ही थे। अच्छा मैं तो इस वक्त मुलाजिम लग रही हूँ ना, लेकिन आप तो जितना मर्जी तैयार हो जाएं लगते वही बाहर कूड़ा उठाने वाले ही हैं। अनीता तो खुद को मुलाजिम कहने पे जल भुन ही गई थी, इसीलिए राकिब को भी कहने लगी, सीधा सीधा कहो ना कि जलती हो मुझसे, वरना लाखों लड़कियां मरती हैं मुझ पे। राकिब ने शौक बनते कहा तो अनीता हंस दी, जिस पे राकिब ने घूर कर उसे देखा। लगता है सारी अंधी होंगी जो आप पे मरती हैं, अनीता ने हंसते हुए कहा।
आंधी वो नहीं तुम हो, राकिब ने अनीता को घूरी से नवाजते हुए कहा। इससे पहले अनीता कुछ कहती कि वहीदान की आवाज पे दोनों ने मुड़कर देखा। क्या तुम दोनों सुबह सुबह लड़ने लगे हो? वहीदान ने आते साथ इन दोनों को लड़ते देखकर कहा तो दोनों ने उसकी तरफ देखा। भाई भाई ये लड़ रहे हैं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अनीता ने जल्दी तो वहीदान से शिकायत लगाई तो वहीदान ने नफी में सर हिलाते राकिब को देखा। राकिब कभी तो बात आ जाया करो। वहीदान ने राकिब को देखते कहा तो राकिब ने मुंह बिगाड़ते अनीता को देखा जो अब खुश हो रही थी। अच्छा ये सारे मरहिबा कहाँ हैं? लेकर आओ इन्हें और अपनी इस कजन को भी उठा कर लाओ, जरूर सो रही होगी, फिर हम नाश्ता करें। वहीदान ने कहा। ओके भाई मैं लेकर आती हूँ, अनीता कहती ऊपर को बढ़ गई और हिबा को मैसेज करते वहीदान का पैगाम दिया। अनीता के जाने के बाद वहीदान ने सर सोफे की पुश्त पर टिका गया और आंखें मूंद ली तो राकिब ने उसकी तरफ देखा। यार तुम ठीक हो? राकिब ने वहीदान से पूछा तो वहीदान ने आंखें खोलते राकिब की तरफ देखा। हाँ ठीक हूँ मैं, वहीदान ने कहा, पर मुझे लग तो नहीं रहा। राकिब ने वहीदान को देखते कहा जो ठीक नहीं लग रहा था। यार बस जरा सा बुखार लग रहा है, वहीदान ने कहा। यार तो मेडिसिन ले लो या कैफ को कॉल करो, वो आकर देख जाए, राकिब ने कहा। हाँ ले लूंगा, तुम मेरे लिए फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा मुझे, पहले हम नाश्ता कर लें, वहीदान ने कहा तो राकिब सर हिलाता खामोश हो गया। कुछ देर बाद सब नाश्ता करते लॉन्च में ही बैठ गए तो सारिम ने वहीदान की तरफ देखा तो उसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं लगी थी। यार क्या हुआ वहीदान? सारिम ने पूछा। बुखार है उसे, वहीदान के बोलने से पहले ही राकिब बोल पड़ा। क्या आपको बुखार है? आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। और आपको कितना बुखार है? कैसी? और किसी और के कुछ कहने से पहले ही मासूमा की फिक्रमंद सी आवाज गूंजी और उठ के जल्दी से वहीदान के पास आई और किसी को समझने का मौका दिए बगैर वहीदान के माथे पे हाथ रखती बुखार चेक करने लगी। इस मासूम को नहीं पता था कि उसका फिक्र भरा अंदाज जो सबके लिए था, लेकिन इस वक्त वजदान के दिल में कैसा शोर पैदा कर रहा था। और ऊपर से वजदान को उसके हाथ का नरम लम्स किसी एहसास से दो चार कर रहा था। बाकी हिबा, सारिम, अनीता और आकिब सांस रोके से देख रहे थे कि अभी वो मासूमा से लड़ पड़ेगा, लेकिन नहीं, इस दफा भी उसने कुछ नहीं कहा था। आपको तो बहुत ज्यादा बुखार है, आप जल्दी से मेडिसिन खाएं वरना ज्यादा भी तो हो सकता है ना, मासूमा ने फिक्र से कहते साथ अपना हाथ पीछे किया तो वजदान ने खुद को नॉर्मल किया था। मैं ले लूंगा मेडिसिन, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वजदान ने कहा तो मासूमा मुंह बना के वजदान को देखा। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर कोई हमारा अपना बीमार हो जाए तो दूसरे को चाहिए कि उसका ख्याल करे, तो इसलिए मैं भी आपका करूंगी ना, मासूमा ने कहा तो वजदान ने लब भींच कर उसे देखा। बाकी वो चारों तो बस इंतजार ही कर रहे थे कि कब वजदान मासूमा को डांटेगा, लेकिन वजदान ने कुछ भी नहीं कहा था। सब ने एक दूसरे को देखा था। अच्छा ठीक है तुम बैठो, जाकर मेरे सर पे ना खड़ी हो, वजदान ने मासूमा को अपने पास ही खड़े देखकर कहा। मैं तो जमीन पे खड़ी हूँ, आपके सर पे तो नहीं, मासूमा ने हैरान होते कहा तो वजदान ने अपना सर पकड़ा। राकिब, अनीता, हिबा और सारिम ने अपनी हंसी रोकी थी। अच्छा ठीक है तुम बैठो जाकर, वजदान ने हार मानने वाले अंदाज में कहा तो मासूमा सर हिलाती सामने सोफे पे बैठ गई। अभी मासूमा बैठी ही थी कि राकिब को सदफ बेगम की कॉल आ गई तो उसने मोबाइल स्पीकर पे लगा दिया कि सब सुन सकें। सदफ बेगम का भी स्पीकर पे था। फैसल साहब, साकिब साहब, जावेद साहब और कुलसुम बेगम भी सुन रही थी। हाल अहवाल के बाद मासूमा का पूछा तो राकिब ने मोबाइल मासूमा को थमा दिया था। बेटा ठीक हो तुम और मजा आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं? सदफ बेगम ने एक ही सांस में तमाम सवाल कर दिए। जी ममानी जान मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? और मजा तो आ रहा है, लेकिन वजदान भाई ने मुझे कल डांटा था और सफाई भी करवाई थी, मासूमा ने वजदान की शिकायत लगाई। जहाँ बाकी सबका मासूमा की शिकायत पे वो भी वजदान के सामने लगाने पे मुंह खुला था, वही वजदान इस लड़की की हिम्मत को दिल ही दिल में दाद दी थी और भाई कहने पे अच्छी खासी चिढ़ हुई थी। मासूमा ने तो शिकायत इसलिए लगाई थी कि सदफ बेगम वजदान को डांटेगी। इधर दूसरी तरफ सदफ बेगम के साथ सब मुस्कुरा दिए। बेटा आपने कोई शरारत की थी? सदफ बेगम ने पूछा तो मासूमा ने जरा सी नजरें उठाते वजदान को देखा जो संजीदगी से उसे देख रहा था। मासूमा जल्दी से नजरें दूसरी तरफ कर गई। जी ममानी जान मैंने रैपर फेंक दिया था, मासूमा ने अपनी गलती तस्लीम की तो सदफ बेगम मुस्कुरा दी। बेटा अब आप ऐसा ना करना ठीक है, सदफ बेगम ने नरमी से समझाया। जी ठीक है ममानी जान, और बाकी सब से भी बात करवाओ ना मेरी, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा तो वजदान के अलावा वो सब मुस्कुरा दी। कुछ देर सबसे बात कर ली तो सदफ बेगम भी सबको अपना और खास कर मासूमा का ख्याल रखने की हिदायत देती कॉल रख गई। मेरी शिकायत लगाकर तुम्हें क्या लगा था कि खाला जान मुझे डांटेंगी? वजदान ने मासूमा को घूरते हुए कहा तो मासूमा चेहरा झुका गई। वो तो ममानी जान पूछ रही थी इसलिए बता दिया, मासूमा ने बहाना घड़ा तो वजदान नफी में सर हिला गया और बाकी सब मुस्कुरा दिए।
कुछ देर बाद कैफ भी आ गया और आकर वजदान का बुखार चेक करते मेडिसिन दी। अब खा लो और एक शाम को खा लेना। कैफ ने मेडिसिन वजदान को देते हुए कहा वो लेकर आया था। ओके वजदान कहता अभी पानी मांगता कि मासूमा जल्दी से पानी उसके पास ले आई। वजदान ने नजर उठाकर मासूमा को देखा। अब ले लीजिए ना पानी और जल्दी से मेडिसिन खा लीजिए। मासूमा ने वजदान से कहा जो पकड़ ही नहीं रहा था। मैं ले लूंगा तुम जाओ। वजदान ने सख्ती से कहा जिस पर मासूमा की आंखों में पानी आ गया तो वजदान के दिल को कुछ हुआ था। हिबा जो उठकर मासूमा के पास आने लगी थी कि वजदान की बात पे बैठ गई। अच्छा दो मुझे, वजदान ने मासूमा से कहा तो मासूमा मुस्कुराते पानी वजदान को थमा गई। आंखों से नमी को जल्दी से साफ किया। कैफ ने भी हैरत से वजदान को देखा तो वह सबको शौक पे शौक दे रहा था। मेडिसिन खाते वजदान ने सबको अपनी तरफ तकता पाकर घूरा था। तुम सब ऐसे क्या मुझे देख रहे हो, क्या पहले देखा नहीं? वजदान ने सबसे कहा तो मासूमा जो वजदान के पास ही दूसरे सोफे पे अनीता के साथ बैठी थी सबको देखा था। उसे कुछ समझ नहीं आया था सब वजदान को क्यों ऐसे देख रहे हैं। यार हम कब देख रहे हैं? सारिम ने जल्दी से नॉर्मल होते लापरवाही से कंधे उचकाते कहा। हाँ मैं तो वैसे ही देख रहा था यार, राकिब ने भी बेतुकी छोड़ी थी। वजदान ने कैफ को देखा जो उसे घूर रहा था। तू क्यों घूर रहा है? वजदान ने कैफ से कहा कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। खैर तू जाकर रेस्ट कर अभी और मैं कुछ देर सारे में राकिब के पास बैठूंगा। कैफ ने कहा तो वजदान सर हिलाता ऊपर को बढ़ गया तो मासूमा हिबा और अनीता भी हिबा के कमरे में चल दी और जाकर बातें करने लगी। और कैफ राकिब और सारिम लाउंज में ही बैठ गए और वजदान भी कुछ देर रेस्ट करने की गर्ज से कमरे में लेट गया। यार मम्मा जान कह रही थी किसी दिन तुम सब हमारे घर आओ, मैं कहना भूल गया। कैफ ने सारिम और राकिब से कहा। हाँ ठीक है हम जरूर आएंगे, सारिम ने मुस्कुरा के कहा। यार कोई चाय ही पिला दे, राकिब ने कहा तो कैफ और सारिम मुस्कुरा दिए। जाकर कह दे किचन में कोई ना कोई तो होगा और हमारे लिए भी ले आना, सारिम ने कहा। अच्छा मैं कहता हूँ। राकिब कहता किचन की तरफ बढ़ा, मुलाजिम को चाय का कहता उनके पास आ बैठा और मुलाजिम भी कुछ देर बाद चाय ले आया। काफी देर वो तीनों बैठे बातें करते रहे थे। आमिर साहब आज फिर घर आए थे कि उन्हें लॉन्च में ही शहनाज बेगम बैठी मिल चुकी थी। कैसी हो? आमिर साहब ने आते साथ उनके पास ही बैठते कहा था। मैं तो ठीक हूँ, आज इतने दिनों बाद आप आए हैं, इतने दिनों बाद आए तुम और कॉल क्यों नहीं उठाई मेरी? शहनाज बेगम ने कहा। बताया तो था काम से जा रहा हूँ तो बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठाई। और कोई चाय ही पिला दो, बहुत थका हुआ हूँ, आमिर साहब ने कहा तो शहनाज बेगम ने फरजाना खातून को आवाज देकर चाय लाने का कहा और साथ कुछ खाने को लाने का कहा। कुछ देर बाद वो लाती टेबल पे रखने लगी। ये मासूमा कहाँ है? आमिर साहब ने पूछा। वो अभी आई नहीं है, अपने मामू की तरफ ही है, शहनाज बेगम ने कहा। क्यों अभी तक क्यों नहीं आई है? वापस बुलाओ, इतने दिन हो गए हैं उसे वहां गए हुए, आमिर साहब ने कहा। शहनाज बेगम ने उसे देखा। क्या है तुम्हें, रहने दो उसे वहां, हमें क्या? और फरजाना जल्दी रखो और जाओ यहाँ से, शहनाज बेगम आमिर साहब को कहती साथ फरजाना खातून को कहने लगी तो वो सर हिलाती चाय वगैरह रखती चली गई। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, आमिर साहब ने कहते चाय पीने लगे तो शहनाज बेगम भी खामोशी से चाय पीने लगी। शाम का वक्त था, हर सू डूबते सूरज की किरणें हर तरफ फैली खूबसूरत सा मंजर पेश कर रही थी। राकिब और वजदान लाउंज में बैठे थे और अनीता अपने कमरे में ही थी और मासूमा अभी अभी कमरे से बाहर आती नीचे लाउंज में आई। राकिब भाई, हिबा आपी और सारिम भाई कहाँ हैं? मासूमा जो अनीता को उसके रूम में देख आई थी लेकिन हिबा उसे अपने कमरे में नहीं मिली थी, इसीलिए पूछ रही थी। वजदान एक नज़र मासूमा को देखा जो सिंपल से मैरून शर्ट ट्राउजर में साथ स्टोलर लिए हुए, डार्क ब्राउन बाल पुश्त पे खोले छुड़े हुए, डार्क ब्राउन आंखों में काजल डाला हुआ और मेकअप लिपस्टिक के बारीक होंठ वो उस सादा से हुलिये में भी और बगैर लिपस्टिक के बारीक होंठ वो इस सादा से हुलिये में भी वजदान का दिल धड़काने का सबब बन रही थी। गुड़िया शायद ऊपर टेरेस पे गए होंगे, राकिब ने कहा। ओह अच्छा, और वजदान भाई आपका बुखार कम हुआ या नहीं? मासूमा को वजदान का बुखार याद आया तो पूछने लगी। वजदान फिर से भाई कहने पे लब भींच गया। एक तो मासूमा का बार बार उसकी फिक्र करना, उसका खुद को छूना वजदान के दिल के एहसासात बदल रहा था और ऊपर से उसका भाई कहना भी उसे इतना ही गुस्सा दिला रहा था। राकिब का सारा ध्यान वजदान और मासूमा की तरफ ही था। हाँ ठीक हूँ, वजदान ने बस इतना ही कहा। जानता था अगर कहता कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं या कुछ और कहता तो मासूमा ने फिर से शुरू हो जाना था, इसलिए बस इतना ही कहा। ओ ओके, देखिएगा कल तक उतर जाएगा, मासूमा ने कहा तो वजदान गहरा सांस लेकर रह गया। ये लड़की सच में पागल है, साथ मुझे भी करेगी, वजदान ने दिल में कुड़ते हुए सोचा और महज सर हाँ में हिलाया तो मासूमा मुस्कुरा दी। भाई मैं सारम भाई और रिबा आपी के पास जा रही हूँ, मासूमा कहती बिना राकिब की बात सुने ऊपर भागी। वो जो उसे मना करना चाहता था खामोश हो गया।
सारिम और हिबा इस वक्त टेरेस पे थे, दोनों हाथ में हाथ थामे टेरेस पे वॉक कर रहे थे, साथ साथ बातें भी। सारिम, मुझे लगता है अब हमें वापस चले जाना चाहिए, इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, वजदान भाई क्या कहेंगे, और मासूमा उसके कॉलेज से इतनी छुट्टियां ठीक नहीं है। हिबा ने कहा, हाँ यार चले जाएंगे, वैसे यहाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो हम आराम से कितना वक्त साथ गुजार लेते हैं। सारिम ने कहा तो हिबा मुस्कुरा दी। वक्त तो हम घर भी गुजार सकते हैं ना, हिबा ने कहा तो सारिम मुस्कुरा दी और हिबा को दीवार के साथ लगाते उसके दाएं और बाएं जानिब हाथ रखे तो हिबा ने एक नजर सारिम को देखते उसकी बोलती नजरों से शर्माते नजरें झुका गई। मैंने सोच लिया है, सारिम ने हिबा को देखते कहा तो हिबा ने नजरें उठाते सवालिया उसे देखा। क्या सोच लिया है? हिबा ने पूछा। यही कि मैं जाते ही रुखसती की बात करूंगा, अब तो एक पल भी तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है। सारिम ने कहा तो हिबा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई तो सारिम भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझूं? फिर सारिम ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो हिबा शर्माती अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। सारिम ने मुस्कुराते हिबा के हाथ पीछे करते उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और मुस्कुराते हुए हिबा की हया से झुकी पलकें और चेहरे पे छाए रंग देखते झुकते अपने होंठ हिबा के माथे पे रखे। मासूमा जो टेरेस पे आई थी कि सारिम को हिबा को माथे पे बोसा देता देखकर हैरत से देखकर खामोशी से नीचे आती लाउंज में सोफे पे उदास चेहरा लेकर बैठ गई। वजदान और राकिब ने हैरत से मासूमा को देखा, अभी तो ठीक चहक रही थी और यूं उदास आकर बैठ गई थी। क्या हुआ? राकिब ने पूछा। अनीता भी अभी लॉन्च में आ रही थी कि सीढ़ियों पे ही खड़ी हो गई और हैरत से देखा, और सारिम और हिबा भी इसी वक्त लॉन्च में आ गए और हैरान होते मासूमा को देखा, लेकिन उसकी बात ने इन दोनों को ही शर्मिंदा किया था। आप ही आप तो कहती हैं लड़का और लड़की किस नहीं करते, बुरी बात होती है, तो सारिम भाई आपको माथे पे किस कर रहे थे? मासूमा ने हैरत से सवाल किया। हिबा तो उसके यूं सवाल करने पे ही वजदान और राकिब के सामने शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी थी। अनीता ने शुक्र किया इसे किसी ने खड़ा देखा नहीं, वो भी जल्दी से ऊपर बढ़ी तो मासूमा भी हिबा के जवाब न देने पे चेहरा लटकाती बैठ गई। सारिम खुद शर्मिंदा सा हो गया था, अभी वो वहां से जाता कि राकिब का कहका सुनता पलट के खूनख्वार नजरों से उसे देखा था। वजदान के होंठ भी जरा से मुस्कुरा उठे थे। मासूमा ने हैरत से राकिब को देखा और मुंह बनाती ऊपर को चली गई। एक तो हिब्बा ने उसे जवाब नहीं दिया तो अब राकिब हंस रहा था। सच में ये लड़की बहुत मासूम है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। वजदान के दिल से कहीं आवाज आई थी जिसे दूसरे पल उसने खामोश करवाया था। कमीने, खामोश हो जाओ वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, सारिम ने राकिब को गुस्से से कहा। यार किस करना बुरी बात होती है, तुझे नहीं पता? राकिब ने कहका लगाते हुए कहा। ये तो मुझे भी आज पता चला है, वजदान ने भी हंस के कहा तो सारिम ने उसे भी घूरा। तू भी शुरू हो गया, और राकिब तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, सारिम कहता राकिब को एक मुक्का मुंह पे मारता वहां से बाहर निकला। यार याद रखी ये बात, राकिब ने पीछे से हंसते हुए सारिम को आवाज लगाते कहा तो सारिम उसे गाली से नवाजता बाहर को बढ़ गया। राकिब ने वजदान को देखा तो वजदान भी हंस दिया। सच में मासूमा बहुत मासूम है, वजदान ने कहा। हाँ यार, राकिब ने जरा सा मुस्कुरा के कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।